नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे को देख लिया था और इस वीडियो में हम लोग बिहार का जो बजट है उसको देख लेते हैं। बिहार बजट 2021-22 और 22-23 तो दोनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। चूँकि ये जो परीक्षा होने वाली है इसमें दोनों से ही प्रश्न बनने की संभावना है, तो अधिकांश जो प्रश्न बनने की संभावना है वो 2021-22 के बजट से है, लेकिन फिर भी हम 2022-23 का बजट भी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हैं। तो बजट पेश किसने किया? तो सबसे पहले जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा बजट पेश किया गया। दोनों बजट 2021-22 का भी और 22-23 का भी। तो जो अगर हम यहाँ पे डेट की बात करें, बजट कब पेश किया गया, तो 2021-22 का जो बजट है वह 22 फरवरी को पेश किया गया और 2022-23 का जो बजट है वह 28 फरवरी को पेश किया गया। 2022-23 वाले बजट में जो मुख्य बातें हैं, तो यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, इसलिए महत्वपूर्ण जाता है। 2022-23 का जो बजट है वह अब तक का सबसे बड़ा बजट है और यह 6 सूत्रों पर फोकस है। वे 6 सूत्र कौन कौन से हैं? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधार संरचना और कल्याण। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, संरचना और कल्याण, ये 6 सूत्रों पर फोकस है। यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है और इन 6 सूत्रों में सर्वाधिक जो आवंटन है वह शिक्षा क्षेत्र को दिया गया है, जो कि 16.49% का है। तो यहाँ पे 2022-23 के बजट से 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यह 28 फरवरी 2022 को पेश होता है, यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो कि 6 सूत्रों पर फोकस करता है। वे 6 सूत्र हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, अवसंरचना और कल्याण। और सर्वाधिक आवंटन इस बजट में शिक्षा पर किया गया है, जो कि 16.49% है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो कुल व्यय है वो बताया गया है कि कुल व्यय कितना है। तो 2021-22 में अगर हम देखें तो कुल व्यय था इतना, देख सकते हैं आप, राजस्व व्यय इतना था और पूंजीगत व्यय इतना था। ये आपसे पूछने वाला नहीं है, फिर भी आप इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर इसको देख सकते हैं। अगर हम प्राप्तियों की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि कुल प्राप्तियाँ कितनी थी। तो 2021-22 में इतना था पूंजीगत प्राप्ति, और ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इस डाटा को देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 7 निश्चय 2 की बात की गई है। तो 7 निश्चय 2 जो 2020 से 2025 तक के लिए शुरू किया गया है। इसमें अगर हम 2021-22 के बजट में देखें तो इसके लिए 7 निश्चय 2 योजना के लिए जो कुल आवंटन था वह 4,671 करोड़ रुपए था वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। लेकिन अगर हम 2022-23 के बजट में देखें तो इसके लिए कुल आवंटन था 5,000 करोड़। तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है कि 2022-23 के बजट में 7 निश्चय 2 योजना के लिए कुल आवंटन कितना है, तो 5,000 करोड़ है। वहीं 2021-22 में 4,671 करोड़ रुपए था 7 निश्चय 2 योजना के लिए। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे है राजस्व बचत की बात की गई है। तो राजस्व बचत में 1.1% था 2021-22 में और 2022-23 के लिए यहाँ पे 0.64% की बात कही गई है। आगे यहाँ पे लोक ऋण अधिशेष है, इससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। हाँ, जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे है 2021-22 के जो बजट में जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना भी है, क्योंकि एग्जाम में 2021-22 का जो बजट है यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाने की बात कही गई है। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, दरभंगा में तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय, राजगीर में नेचर सफारी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। ये आप यहाँ पे जो 4 देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2020-21 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाई जाएगी, दरभंगा में तारामंडल बनाया जाएगा, राजगीर में नेचर सफारी और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन एक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे 2022-23 के बजट में यहाँ पे विकास दर दिया गया है, जो कि 2020-21 में 2.5% रहा। इसके पहले इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको बताया था कि विकास दर जो है 2.5% रहा था, और 21-22 में यह 9.8% अनुमानित है, और 22-23 में 9.7% अनुमानित है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, 2022-23 के बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि 21-22 में 9.8% विकास दर और 22-23 में 9.7% विकास दर रहेगा, ये अनुमान लगाया गया है, और 20-21 में 2.5% रहा था। इसके अलावा विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 67.37% रहा है। विकासात्मक व्यय कितना है, तो कुल व्यय का 67.37% आपका रहेगा। तो और गैर विकासात्मक व्यय कितना रहेगा, तो 100 में से माइनस कर दीजिए तो कितना रहेगा, 32.63% रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सर्वाधिक इंपॉर्टेंट ये चारों फैक्ट हैं, आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है 2021-22 के बजट में ही यहाँ पे अररिया में एक चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की गई थी। अररिया के रानीगंज में एक चिड़ियाघर बनाया जाएगा, और 20 लाख लोगों को रोजगार का प्रस्ताव भी किया गया था, और साथ में ही बाल बजट का प्रारंभ 2013-14 से किया गया है। तो बिहार में बाल बजट का प्रारंभ कब से किया गया है, 2013-14 से किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये पूरा आपका हो गया बिहार का बजट 2021-22 का, और यहाँ पे आपका ये 2022-23 का है, और ये 21-22 का है। तो 2021-22 के बजट में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण हमें लग रहा है एग्जाम की दृष्टि से, वो ये फैक्ट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, दरभंगा में एक तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय, राजगीर में नेचर सफारी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वैशाली में एक बुद्ध संग्रहालय, अररिया में एक चिड़ियाघर बनाया जाएगा जो कि बिहार का दूसरा होगा, पहला पटना में है और अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। 20 लाख लोगों को रोजगार का प्रस्ताव दिया गया है, और बिहार में बाल बजट का प्रारंभ 2013 से किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये बिहार का बजट आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा इसमें कुछ विशेष तथ्य नहीं है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हैं बिहार में प्रमुख सरकारी योजनाएं। तो बिहार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, सबसे पहले हम लोग 7 निश्चय वन की बात कर लेते हैं। तो 7 निश्चय वन की जो घोषणा है वह बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान किया गया था, और इसका जो टाइम पीरियड रहा था वह 2015 से 2020 रहा था। और इसमें 7 निश्चय योजना में 7 योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई थी। ये 7 योजनाएं इस प्रकार हैं। पहला था युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए जो योजना था उसका स्लोगन था आर्थिक हल युवाओं को बल। इसका उद्देश्य मुख्यतः शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों पर बल देना था। दूसरा था महिलाओं के लिए आरक्षित रोजगार और महिलाओं का अधिकार। इसके तहत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया जा रहा है। तीसरा था बिजली के लिए हर घर बिजली लगातार। दिसंबर 2018 तक सभी गाँवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जो कि पूरा भी कर लिया गया है। चौथा था जल के लिए हर घर नल का जल। बिहार के सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। पांचवा था गली और नाली, हर घर पक्की गली एवं नाली। इसके तहत सभी गांव और टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। छठा था शौचालय, शौचालय का निर्माण हर घर का सम्मान। इसके तहत सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। और सातवां था अवसर बढ़े आगे बढ़े। इसका प्रमुख उद्देश्य था व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। ये 7 निश्चय वन था जो कि 2015 से 20 तक चलाया गया था, और इसकी सफलता के बाद बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान 7 निश्चय 2 योजना की घोषणा की, जिसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो 7 निश्चय की जो योजना है इसमें भी 7 योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो पहली योजना है वह युवाओं के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका जो स्लोगन है वह युवा शक्ति
बिहार की प्रगति, पहली योजना है। दूसरा है महिलाओं के लिए सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है सिंचाई के लिए हर खेत को पानी। चौथा गांव के लिए है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। शहर के लिए स्वच्छ शहर विकसित शहर। और संचार के लिए कनेक्टिविटी होगी और आसान। और सातवां है स्वास्थ्य के लिए सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। और इसके तहत 2 अप्रैल 2021 से बिहार सरकार के द्वारा बाल हृदय योजना शुरुआत की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाल हृदय योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने किया है और बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने बाल हृदय योजना की शुरुआत करी है। तो दोस्तों ये आपके 7 निश्चय 1 और उसकी सफलता के बाद 7 निश्चय 2 जो कि अभी चल रहा है और इसका जो समय देख लीजिए 2020 से 25 तक का समय है 7 निश्चय 2 का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सा 7 निश्चय योजना में कौन सी योजना शामिल है या कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, युवाओं के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत को पानी। चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है संचार के लिए कनेक्टिविटी होगी और आसान। और सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 निश्चय 2 है। आइए आगे हम लोग देखते हैं अन्य योजनाओं के बारे में। बिहार सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा देखिए यहाँ पे महिलाओं से संबंधित बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो इसकी शुरुआत जो है 2018 से किया गया था, ये ध्यान रखना है। और इस योजना के तहत किसी भी बच्ची के जन्म से लेकर स्नातक पास करने तक कुल 54,100 की राशि दी जाती है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, 54,100 की राशि प्रदान की जाती है जन्म से लेकर स्नातक तक। आइए आगे हम लोग देखते हैं। इसके अलावा इसमें इंटर पास करने पे 25,000 और स्नातक पास करने पे 50,000 रुपये भी दी जाती है। अगला योजना है यहाँ पे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। तो इसके तहत कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। अगला योजना है बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। तो ये पोशाक के लिए है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनको पोशाक हेतु 1,000 का अनुदान मिलता था, जिसको बढ़ाकर अब 1,500 कर दिया गया है। तो पहले 1,000 था, अब 1,500 रुपये मिल रहा है पोशाक के लिए। अगला है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। तो जो भी बालिका 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होती है, चाहे वो सामान्य हो या ओबीसी हो, तो उन छात्राओं को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक योजना। तो ये आपका किसी भी बालिका को स्नातक पास करने पे 25,000 की राशि दी जा रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना है। अगला योजना है ममता कार्यक्रम। तो ममता कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है सुरक्षित प्रसव से और स्तनपान हेतु भी यहाँ पे महिलाओं को, जो भी महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे कुछ रुपए दी जाती हैं ताकि वे स्तनपान करा सकें और सुरक्षित उनका प्रसव हो सके। अगला योजना है मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। तो मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना जो है, इसके तहत निरक्षर महिलाओं को 6 माह में साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा जाता है और उसके लिए यहाँ पे ये योजना चलाई गई है, अक्षर आंचल योजना, निरक्षर महिलाओं को 6 माह में साक्षर बनाना। अगली योजना है मुख्यमंत्री विवाह योजना। तो मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत क्या किया जाता है कि विवाह के समय 5,000 की राशि दी जाती है। मतलब जिस परिवार का वार्षिक आय 60,000 से कम है, उस परिवार में किसी महिला की शादी होती है तो उनको शादी के समय 5,000 की सहायता राशि दी जाती है। अगला योजना है मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना। तो मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। तो अगर कोई भी महिला अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 2.5 लाख रुपए प्रदान की जा रही है इस योजना के तहत। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको जो अमाउंट है उसको ध्यान रखना है। 2.5 लाख रुपए मिलता है। कब मिलता है, तो अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए। मुख्यमंत्री विवाह योजना में क्या है, तो यहाँ पे 5,000 रुपये मिल रहा है। किनको मिलता है, तो जिस परिवार की आय 60,000 से कम हो, उस परिवार की किसी महिला की शादी में। तो ये आपको ये जो राशि है अमाउंट वो ध्यान रखना है। अगली योजना है यहाँ पे लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ये बीपीएल परिवार या फिर 60,000 से कम आय वाले परिवार की कोई भी विधवा महिला है तो उसको प्रति माह 400 रुपये की पेंशन दी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं बिहार सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं अन्य योजनाओं के बारे में। तो
गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित जो योजनाएं हैं बिहार सरकार की, उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली योजना यहाँ पे है बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसको हम जीविका के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो जीविका योजना है, इसकी शुरुआत 2007 से हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन है और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना भी है और महिलाओं को सशक्त करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है इस जीविका के बारे में, ये जीविका जो योजना है इसको विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं अगली योजना क्या है। तो अगली योजना है सतत जीविकोपार्जन योजना। सतत जीविकोपार्जन योजना में क्या है, तो इसकी शुरुआत 2018 से की गई थी। उद्देश्य रोजगार प्राप्ति में सहायता करना है और इसके तहत लक्षित परिवारों को उद्यम संचालन के लिए प्रशिक्षण दी जाती है। अगला योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 12वीं पास गरीब परिवार के छात्रों को आगे पढ़ने हेतु 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगला योजना है कौशल विकास योजना। शुरुआत 2017 में हुआ था और 10वीं पास छात्र एवं छात्राओं को प्रशिक्षण मिलता है और इनका जो उम्र है वह 15 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो ऐसे छात्र जिनका उम्र 15 से 25 वर्ष के बीच है और वे 10वीं पास हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है उनके कौशल विकास करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। अगला योजना है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता उत्तीर्ण भत्ता योजना। शुरुआत 2016 में हुआ था और इसके तहत वैसे युवक जो 12वीं पास कर चुके हैं लेकिन वे रोजगार नहीं पा सके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं लेकिन रोजगार नहीं पा चुके हैं, बेरोजगार हैं, तो उनको 2 साल तक रोजगार न मिलने की स्थिति में उनको 2 साल तक 1000 रुपये प्रति माह उनको अनुदान या पेंशन जो भी कहिए वो मिलता है। तो ध्यान रखना आपके यहाँ पे कितना रुपये मिलता है, तो 1000 रुपये प्रति माह मिलता है, 2 वर्ष तक मिलता है। और किनको मिलता है, तो वैसे छात्र या युवक जो 12वीं पास हैं और रोजगार नहीं पा सके हैं, तो उनको 2 साल तक सरकार 1000 रुपये प्रति माह यानी कि 24,000 रुपये 2 साल में वे देती है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। तो इसमें क्या है, ये जो योजना है इसके तहत बेरोजगार लोगों को कम ऋण दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इसका प्रारंभ 1 जून 2021 से किया गया था। तो एक बार इसको सब देख लीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है ये सब योजना है, फिर भी एक बार पढ़ रही है तो वहाँ पे हम कर सकते हैं एग्जाम में अगर पूछ लिया तो। अगला यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। तो परिवहन से स्पष्ट हो जा रहा है कि गरीब और बेरोजगार नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 3 पहिया 4 पहिया वाहनों को खरीदने के लिए 1 लाख तक की सब्सिडी यहाँ पे दी जाती है। तो वैसे बेरोजगार युवक हैं या गरीब परिवार है जो रोजगार करना चाहते हैं, तो उनको 3 पहिया और 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए 1 लाख तक की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है इस योजना के तहत। अगला है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना। तो 18 से 50 वर्ष के बीच के जो अल्पसंख्यक है, यहाँ पे बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी अल्पसंख्यक में आते हैं, तो इनको रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख का ऋण दिया जा रहा है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत। अगला यहाँ पे है, अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, गरीब कल्याण रोजगार योजना। तो इसकी जो शुरुआत है वह 20 जून को खगड़िया के तेलिहर गांव से किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसमें 6 राज्य कौन कौन से ध्यान रखिएगा, 6 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड और उड़ीसा। तो 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया। इन 116 जिलों में बिहार से 32 जिले हैं, मतलब 38 जिले हैं लेकिन 32 का चयन किया गया है इसके लिए, जहां लॉकडाउन में बाहर से 25,000 से अधिक लोग वापस आए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है चूँकि इसकी शुरुआत पीएम के द्वारा किया गया था खगड़िया के तेलिहर गांव से। तो पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब हुई थी, तो 20 जून को हुआ था। और इसके लिए 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया है, बिहार से 32 जिले का चयन किया गया है। अगला यहाँ पे कोरोना सहायता योजना मोबाइल ऐप। तो आपका यहाँ पे एक ऐप है और कोरोना काल में तत्काल सहायता के लिए 1000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई थी, आपको पता है। तो ये कोरोना काल में जो भी श्रमिक या मजदूर या छात्र जो भी बाहर के राज्यों में फंसे थे उनके खाते में सीधे 1000 रुपये का ट्रांसफ़र किया गया था, तो उसके लिए था। और अगला यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी पेयजल निश्चय योजना। शुरुआत 2016 से किया गया था और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के जो भी
शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समाज कल्याण से संबंधित कुछ योजनाएं हैं। तो पहली योजना है राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो ये पेंशन वाला है 60 वर्ष से अधिक आयु के असहाय, विधवा, विकलांग लोगों के लिए जिनका आय 5500 से अधिक ना हो तथा ग्रामीण क्षेत्र के जो रहने वाले उनका 5000 रुपये से अधिक ना हो, तो उनको प्रति माह 400 रुपये का पेंशन मिलता है। तो ये आपका 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी असहाय, वृद्ध, विधवा, विकलांग व्यक्ति हैं जिनका आय कम है, यानी शहरी क्षेत्रों में 5500 से कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 से कम है, तो उनको प्रति माह 400 रुपये का पेंशन मिलता है। अगला यहाँ पे है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो ये वृद्धजन के लिए है, ऐसे 60 से 70 वर्ष के बीच के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको 400 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष से जो अधिक हैं उनको 500 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलता है। तो ये आपका वृद्धजन पेंशन योजना है। ध्यान रखिए थोड़ा सा यहाँ पे 60 से 79 वर्ग के आयु के बीच को 400 रुपये प्रति माह और 80 से अधिक वर्ष के वृद्ध को 500 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलता है। अगला यहाँ पे है विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो जो भी विकलांग व्यक्ति हैं जिनके उम्र के 40% या उससे ज़्यादा विकलांगता है उनको 400 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलता है। मतलब कि 40% या उससे अधिक जो विकलांग हैं उनको 400 रुपये प्रति माह का पेंशन मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बिहार शताब्दी असंगठित कर्मकार सेवकार योजना है। तो मृत्यु या अस्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000 रुपये और आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 रुपये दिया जाएगा। तो ये आपका ध्यान रखना है कि मृत्यु हो जाती है या अस्थायी अपंगता होती है तो 75,000 रुपये और आंशिक अपंगता होता है तो 37,500 रुपये दिया जाएगा। प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना। अगर बिहार राज्य के बाहर कोई मजदूर कार्यरत हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 1 लाख रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग पर्यावरण संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं बिहार सरकार की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल जीवन हरियाली काफ़ी चर्चा में है। तो जल जीवन हरियाली की शुरुआत ध्यान रखना है 2019 से किया गया था, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य है जल संरक्षण, वृक्षारोपण को बढ़ावा और ग्रामीण विकास द्वारा संचालित है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत कब हुई थी 2019 में। संचालित कौन करता है तो ग्रामीण विकास विभाग संचालित करता है और इसका उद्देश्य क्या है तो आप देख रहे हैं जल संरक्षण, वृक्षारोपण है। प्यार का पौधा अभियान ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पौधारोपण को बढ़ावा देने हेतु ये शुरू किया गया था। प्यार का पौधा अभियान पौधारोपण के लिए है। अगला है ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना। शुरुआत कब हुई थी 2017 में हुआ था। उद्देश्य क्या है गंगा के किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा देना और वर्तमान में 13 जिलों में लागू है और 25 और जिलों में लागू की जाएगी। तो ये आपका ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर्यावरण वाले, जल जीवन हरियाली, प्यार का पौधा और ऑर्गेनिक कॉरिडोर। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना क्या है तो गंगा के किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और वर्तमान में 13 जिलों में लागू है तथा आगे 25 और जिलों में लागू की जाएगी। शुरुआत कब हुई थी 17 में हुई था। ये तीनों ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं SC/ST संबंधित। तो SC/ST उद्यमी योजना यहाँ पे चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। तो उद्यमिता के क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करना, प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 2500 रुपये तथा उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम 50,000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान है। तो SC/ST वर्ग के जो भी युवक हैं या युवतियां हैं उनको रोजगार या उद्यम लगाने के लिए उनको यहाँ पे राशि दी जा रही है, ब्याज मुक्त राशि दी जा रही है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री SC/ST मेधावी योजना। तो SC/ST के जो भी छात्र हैं वे 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने पर उनको 10,000 रुपये का राशि देने का प्रावधान है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे देखा बिहार सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें अगर हम महत्वपूर्ण की बात करें जो आपको ध्यान रखना है तो ये आपको तीनों ध्यान रखना है, पर्यावरण वाला, जल जीवन हरियाली, प्यार का पौधा और ऑर्गेनिक कॉरिडोर वाला। इसके साथ और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब भी उतने महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें आप ये ध्यान रख लीजिएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान खगड़िया वाला एक ये महत्वपूर्ण है, बाकी मैंने सब कवर कर ही दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।